हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवीजन स्टडी चैनल। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक काम कीजिए कि आप लोग जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आप लोग हमारे इस चैनल से हमेशा के लिए एक सदस्य के रूप में जुड़ जाएंगे। और मैं ऐसा करता हूं कि यदि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, तो उस काम को ज़रूर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैनल का नाम तो रिवीजन स्टडी है और मैं एक काम करता हूँ, जैसे साइंस साइंस की रिवीजन की वीडियो को डालता रहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो को आधे घंटे के अंदर कंप्लीट किया था, तो आज मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोगों के लिए एक वीडियो है, यह रिवीजन की वीडियो होगी, जिसमें आप लोग पूरी तरह से अगर पढ़ चुके होंगे साइंस को, तो इसको अगर पढ़ेंगे, अगर मेरी स्पीड थोड़ी धीमे होगी तो आप अपने मोबाइल में यूट्यूब में जो 1x के बाद 2x 3x की जो भी स्पीड दी होती है उसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो इतना ही था और स्टार्ट करते हैं जो साइंस की वीडियो है उसमें। जैसा कि आप लोग को जीव जंतु तक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, और मैं पीछे वाली वीडियो में कहाँ तक बताया था, जो था ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, मैंने यहाँ से हवेल मछली तक बता दिया था। हवेल मछली, वेल मछली के बारे में बता दिया था। वेल मछली और डॉल्फिन मछली समुद्री स्थल के बारे में मैं बता दिया। एक कक्षा 6 का रिवीजन है और मैं पूरे चीज़ों को लिख चुका हूँ। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 1 महीने 10 दिन की मेहनत के बाद, पूरी मेहनत के बाद मैं इस चीज़ को लिख दिया हूँ। इसी तरह से नोट्स बना दिया हूँ। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि जो भी वीडियो अपलोडिंग होती है उसको आप लोगों का संदेश पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं जीव और जंतु। जीव और जंतु, जीव क्या होता है? जीव उसे कहते हैं जो जंतु, और देखिए इसकी हैंग करने की क्षमता तो अधिक है। देखते हैं, वैसे मुझको लग रहा है कि अभी तो साफ दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं जीव और जंतु। जीव किसे बोलते हैं? जीव जंतु और पौधों से मिलकर बना होता है। तो जीव में क्या होता है? जीव में वृद्धि होती है। और जीव जो होता है, जैसे क्या होता है कि जीव में जो वृद्धि होती है, जैसे नवजात शिशु से लेकर वयस्क मानव तक हो जाना। जैसे जब भी कभी वृद्धि का मतलब ये होता है कि जैसे हम कभी छोटे बच्चे थे, हम लोग कभी छोटे बच्चे थे, अब इतने बड़े हो गए हैं। अब पहले हम लोग छोटे बच्चे थे, इतने छोटे डब्बे की तरह थे, ऐसे छोटे थे, और अब हम लोग पूरे पहाड़ की तरह इस तरह से बड़े हो गए हैं। तो हमारे अंदर वृद्धि तो हो रही है ना। अगर वृद्धि होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि जीवों में क्या होता है? वृद्धि होती है। यह एक मतलब लक्षण होता है। पौधों में भी वृद्धि होती है। देखिए पौधों में भी वृद्धि होती है, लेकिन क्या होता है कि जीव शोषण भी करते हैं। देखिए जो भी जीव हैं वो शोषण करते हैं, तो पौधे भी शोषण करते हैं, क्योंकि पौधे जीव के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं पौधा। पौधा क्या है? पौधा से संबंधित कुछ सवाल है, मतलब जीवों में जो शोषण होता है उससे संबंधित है कि पौधे में जो पत्तियां होती हैं, जो पौधों में शोषण करती हैं, कौन चीज़? पत्तियों द्वारा होता है। पौधों में शोषण किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा। और पत्तियों में कौन सा चीज़ पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। रंध्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इंग्लिश में बोला जाता है। स्टोमेटा देखिए कुछ होता नहीं है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस तरह से मान लीजिए कि एक पत्ती बनाए और इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो कि गैसों का आदान प्रदान, जैसे जो गैस होती हैं, ऑक्सीजन गैस और जो भी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सब भी मान लो, जो भी गैस होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से होती हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे और यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं। कलर मुझको लग रहा है कि ये साफ नहीं दिख रहा होगा, और इसको बैगनी कलर को ले लेते हैं। बैगनी कलर ठीक दिखेगा, और इसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मुझको लग रहा है कि अब सही है। अब देखिए श्वसन क्या होता है कि पौधों में श्वसन होता है और पत्तियों से होता है। अब पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, रंध्र को स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, मतलब एक तरफ से लेना
आदान और प्रदान, एक तरफ से लेना एक तरफ से देना, मतलब बाहर अंदर बाहर करने का काम करता है। देखिए क्या होता है कि पौधों में ऑक्सीजन यूज करते हैं, पौधे भी ऑक्सीजन यूज करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है पौधे भी ऑक्सीजन यूज करते हैं। हम लोग को पता था कि पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, जैसा कि आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे होंगे कि पौधे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन पौधे ऑक्सीजन यूज भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि रात में जब शोषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब दिन में शोषण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है, यही होता है। आगे देखते हैं शोषण से संबंधित। शोषण क्या होता है? शोषण शोषण के द्वारा जो होती है ऊर्जा मिलती है। जो भी जीव शोषण करता है उससे क्या उसको मिलती है? ऊर्जा मिलती है। शोषण देखिए ऊर्जा मिलने का काम क्या है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस से हमारे शरीर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस का दहन होता है, जो दहन के कारण क्या होता है ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। देखिए शोषण शोषण जो होता है जंतुओं में कैसे कैसे होता है, तो केंचुआ है जो त्वचा से शोषण करता है, और यहाँ पे मछली होनी चाहिए तो मदली लिख दिया गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को मछली बना, यहाँ पे गिल से जो शोषण करता है वो होता है मछली। मछली शोषण करती है। आप लोगों को अगर एक बार चेक कर ले रहा हूँ, मुझको लग रहा है कि साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा काला सा यूज करते हैं, काला कलर, काला कलर यूज करते हैं। और यहाँ पे हाँ, और मानव क्या करता है? मानव फेफड़े से यूज करता, मतलब फेफड़े फेफड़े से शोषण करता है। शोषण क्या करता है? शोषण से क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन देखिए केंचुआ जो होता है त्वचा से शोषण करता है, और मछली जो होती है गिल से, गिल मतलब गलफड़े से शोषण करती है। ये तो बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे। और मानव फेफड़े से सांस लेता है। इतना आप लोग जानकारी रखिएगा। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, जिसे मैंने बताया था यहाँ पे पौधों से संबंधित था, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी पौधे करते हैं, किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और यह ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को ऐसे लिखा गया है तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, O2 को छोड़ निकालते हैं। मतलब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसको पौधे अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जीवों में जो शोषण होता है, जैसे पौधों में जो शोषण होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। जीवों में उद्दीपन, जीवों में उद्दीपन का मतलब है कि सभी प्रकार के परिवर्तन की के प्रतिक्रिया, मतलब उद्दीपन का मतलब ये होता है कि जो भी परिवर्तन होते हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया करना ही जीवों का उद्दीपन कहलाता है। उत्सर्जन से संबंधित देखेंगे, सभी जीव सभी जीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। देखिए क्या होता है उत्सर्जन, क्या होता है कि जो सभी जीव होते हैं, कोई भी जीव हो, एनी जीव मतलब एनी एनिमल, पौधे, हर एक चीज जो होते हैं, मतलब उसको अपशिष्ट पदार्थों को, मतलब खराब पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन के रूप में पौधे जो होते हैं गोंद के रूप में उत्सर्जन करते हैं। देखिए पौधे गोंद के रूप में आप लोग देखे होंगे। एक मैं थोड़ा सा भोजपुरी वर्ड का यूज करना चाहूँगा, जैसे लासा, आप लोग नाम सुने होंगे, लासा। बबुल, बबुल का नाम सुने होंगे। गांव में होता है, एक पेड़ होता है, बहुत अच्छा पेड़ होता है, लेकिन वो कांटेदार होता है। तो बबुल के पेड़ पर लासा पाया जाता है, मतलब उसको बोलते हैं गोंदनुमा जैसे होता है। और बबुल का जो लासा होता है बहुत मजबूत होता है। जब हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे, उसकी जैसे एक मान लीजिए टहनी है, इस टहनी पर ऐसे छोटा छोटा निकला रहेगा, मतलब वो मतलब उसका उत्सर्जित वेस्ट मटेरियल होता है, और इसको हम लोग छोटे पर चबाते थे और कहते थे कि हमारा दांत मजबूत हो जाएगा बबूल की तरह। आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे मतलब औषधियाँ होती हैं जिसमें बबूल का यूज होता है। तो बबूल एक बहुत उपयोगी पौधा है, जिसका उपयोग लोग औषधि बनाने के लिए करते हैं। देखिए पौधे क्या होते हैं, पौधे में जैसे प्रजनन, पौधों में प्रजनन और जंतुओं में प्रजनन क्या होता है, तो सजीव जो होते हैं, सभी सजीव क्या करते हैं? प्रजनन करने का काम करते हैं। प्रजनन का अर्थ है अपने समान
संतान को पैदा करना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पौधे अन्य ढंग से जो भी होता है, अन्य ढंग से संतान को पैदा करते हैं। कोई बच्चे देता है तो कोई अंडा देता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो मानव होता है वह बच्चा देने का काम करता है, जो मुर्गी होती है वह अंडा देने का काम करती है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे और बच्चे दोनों दे सकते हैं। देखिए सभी पौधे प्रजनन करते हैं। यहाँ से आप लोगों को बताने मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। आप लोग देखिए इसमें से आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़े होंगे तो पूरी तरह से एनसीईआरटी को अगर पढ़े होंगे तो यह समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये रिवीजन कर रहा हूँ। पूरी तरह से आप लोगों को समझाने का काम नहीं करूँगा। देखिए पौधों में प्रजनन जो होता है, सभी पौधे प्रजनन करते हैं। पौधों में प्रजनन कैसे होता है? पौधे भी प्रजनन करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी पौधा है वह प्रजनन करेगा ही करेगा। तो पौधों में प्रजनन 3 तरीके से होता है। बीज द्वारा होता है और कायिक द्वारा होता है और एक कलम द्वारा होता है। बीज द्वारा आप लोग देखे होंगे अभी जल्दी ही दिसंबर या नवंबर के महीने में गेहूं की बोअनी हुई है। गेहूं बोया गया है, गेहूं को बोया गया है तो वह उसका बीज था। कायिक भाग जो होता है अभी छठ पूजा के बाद आलू बोया जाता है तो आलू एक कायिक भाग से पैदा होता है। और गुलाब का तो आप लोग सुने होंगे कि गुलाब का एक डंठल गाड़ दिया जाता है, मतलब ज़मीन में धंसा दिया जाता है। एक लकड़ी नुमा इस तरह से काट कर कलम करके काट दिया जाता है, ऐसे तिरछे काट देते हैं और इस भाग को ज़मीन में हम लोग धंसा देते हैं एक भाग को। तो यह मतलब इसका मतलब पैदा होने लगता है, मतलब ये अपने ही जैसे गुलाब बन जाता है। देखिए बीज भी शोषण करते हैं। देखिए ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप लोगों को समझने की बात है कि बीज भी शोषण करते हैं। आप लोग एक ये एनसीईआरटी में बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो बीज होते हैं वो भी शोषण करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पौधे की पत्तियां शोषण नहीं करती हैं, लेकिन पत्तियों से संबंधित सवाल तो पूछता ही है। अगर पूछ देगा कि जैसे एक ड्रम में एक बीज भंडार में बीज को रखा गया है तो क्या बीज भी शोषण करते हैं? हाँ, बीज भी शोषण करते हैं, याद रखिएगा। देखिए सजीव गति भी करते हैं और वृद्धि भी करते हैं, असजीव की मृत्यु भी होती है। जो सजीव होगा उनमें ये 3 गुण जरूर पाए जाएंगे। जैसे सजीव गति भी करेगा, वो हिलेगा डुलेगा जरूर, और उसमें वृद्धि भी होगी और इसमें उसकी मृत्यु भी होगी। यह 3 चीज़ होता है सजीवों में। नहीं तो अगर ये 3 चीज़ें नहीं हो रही तो सजीव नहीं है। देखिए चुंबक, अगला चैप्टर है चुंबक। चुंबक से मनोरंजन को हम लोग देखेंगे। चुंबक जो होता है प्राकृतिक रूप से जो चुंबक होता है उसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। और चुंबक के जो टाइप होते हैं, चुंबक जो आकार के हिसाब से छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। इसमें देखेंगे यहाँ पे 4 चुंबकों को 5 चुंबकों को दिया गया है। तो यह है घोड़ा नाल चुंबक, इसको नाल चुंबक बोलते हैं। यू मैग्नेटिक, देखिए यह घोड़ा है जैसे जो होता है इसको नाल चुंबक बोलते हैं। यू आकार का चुंबक बोलते हैं, बार चुंबक बोलते हैं, सिलेंड्रिकल चुंबक बोलते हैं, नीडल चुंबक बोलते हैं, और सर्कुलर मैग्नेटिक बोलते हैं, रिंग मैग्नेट और रॉड मैग्नेट, और ओवल शेप्ड मैग्नेट होता है। तो ये आकार की दृष्टि से होते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो चुंबकीय पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे अचुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, यहाँ पे देखिए 4 होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जो तुरंत चिपक जाते हैं, चिपक जाएगा, जो किसी चीज़ से तुरंत चिपक जाएगा उसको हम लोग चुंबकीय बोलते हैं, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। यह चुंबक में पूरी तरीके से तुरंत चिपक जाता है। अनुचुंबकीय का मतलब होता है जो किसी भी तरफ नहीं चिपकेगा। मतलब जैसे मिट्टी होती है और लकड़ी, आप इसको चुंबक में कितना ऊंच हटा लें वो चिपकेगा नहीं। अनुचुंबकीय होता है थोड़ा सा आकर्षण होगा लेकिन ये चिपकेगा नहीं, जैसे ऑक्सीजन और एल्युमिनियम, प्लेटिनम। और एक होता है प्रतिचुंबकीय, मतलब विपरीत दिशा में वह गति करेगा। मतलब वह आप उसको चुंबक के पास लाएंगे तो अगर इधर से मान लीजिए यहाँ पे चुंबक रखे हैं, आप हाइड्रोजन को लेकर आ रहे हैं इसके पास, तो यह हाइड्रोजन इसके पास ना आकर के इससे दूर ही भागेगा, मतलब यह प्रतिचुंबकीय है। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होते हैं। चुंबक से जो होती है दिशा का भी पता लगाया जा सकता है। चुंबक से क्या होता है? दिशा का पता लगाया जा सकता है। याद रखिएगा चुंबक से दिशा का
भरपूर पता लगाया जा सकता है। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझको लग रहा है कि अब सही है। यहाँ पर थोड़ा-सा जैसे क्या होता है ना कि ये हैंग कर दे रहा है। तो मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल की ग्रोथ होगी और लोगों तक ये चैनल जाएगा। जिससे क्या होगा कि कुछ व्यूअरशिप बढ़ेगी। लोग यूट्यूब पर आते हैं कि व्यू बढ़े, जो भी चीज़ हो। मैं यहाँ पे आप लोगों की सहायता करने के लिए आया हूँ और आप लोगों की सहायता करूँगा तो आप लोग का भी फर्ज़ बनता है कि आप लोग मेरी सहायता ज़रूर करें। तो इतना रहा प्रमोशन की बातें। चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे ही चैनल को सपोर्ट कीजिए। अन्य अगर मास्टरों से या अन्य टीचरों से पढ़ चुके हैं तो उन लोगों से भी पढ़िए, लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग रिवीजन करना है तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। तो देखिए, सामान्य चुंबक के जो होते हैं 2 ध्रुव पाए जाते हैं। 2 ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है पोल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। ध्रुव वो पाए जाते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। दिक् सूचक क्या होता है, आप लोगों से आप लोग देखे होंगे, एक टाइटैनिक फ़िल्म थी, उसमें इसका यूज़ किया गया था। जब जहाज़ क्या होती है, जहाज़ जब वो ग्लेशियर से टकराने वाली होती है, तो इसी में वह देखता है और बार-बार कहता है कि इधर मुड़ो, उधर मुड़ो, इस तरह से बताता है। टाइटैनिक फ़िल्म में इसका यूज़ किया गया था और इसका यूज़ नॉर्मली दिशा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं दिक् सूचक, जैसे दिशा सूचक यंत्र होता है, यह उत्तरी और दक्षिणी दिशा को बताता है। जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको अगर स्थिर छोड़ देते हैं, एक बार स्थिर छोड़ देंगे, एक बार मतलब कहीं पर भी रख कर ऐसे सीधा रख दिए, पट रख देंगे, तो यह हमेशा क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ दिशा में ही मुड़ेगा, मतलब घूम जाएगी इसकी सुइयाँ। आई बात समझ में? आगे देखते हैं कि चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। तो चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण भी होता है। उसको आप लोगों को पूरी तरह से पता होगा। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतनी बातें तो जानते होंगे। समान ध्रुव ध्रुव और असमान ध्रुव के बीच, देखिए समान ध्रुव जो होते हैं, जैसे यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है, तो यस यस जो होगा वह प्रतिकर्षण करेगा। मतलब प्रतिकर्षण का मतलब जब हम इन दोनों चुंबकों को, यह एक चुंबक है और यह एक चुंबक है, यहाँ पे एक चुंबक है, ये एक नंबर और ए नंबर और ये बी नंबर, ए और बी दोनों चुंबकों को आपस में चिपकाएंगे, तो यह समान ध्रुव होने के कारण, यस यस होने के कारण क्या होगा कि यह प्रतिकर्षण करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। आगे देखते हैं कि असमान ध्रुव होने के कारण क्या होता है कि यह आकर्षण करता है। जब यहाँ पर देखिए यस है और यहाँ पे एन है, एन का मतलब एन, नेक्स्ट फॉर एन, तो यह क्या होता है कि अपने आप को, मतलब ये अपने एक दूसरे को आकर्षण करने का काम करेगा, आकर्षित करेगा। जब समान ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव होगा तो आकर्षण। आगे देखते हैं कि किसी भी दो ध्रुवों, किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, होते ही हैं, चाहे आकार में कोई भी हो। जैसे मान लीजिए कि हम एक चुंबक लिए और इसको हम लोग मोड़ दिए, तो इसके भी दो ही ध्रुव होंगे। ऐसे मोड़ दिए तो ये भी एन और एस ऐसे ही होगा। अगर एन एस है तो मतलब उसके दो ध्रुव कभी बदलेंगे नहीं। देखिए, और चुंबक खराब कैसे होता है, गिराने से खराब होता है। जैसे हम लोग ऊंचाई से गिरा देते हैं, बहुत ऊंचाई से, बहुत मतलब कम ऊंचाई से गिराएंगे तो नहीं खराब होगा, लेकिन हम लोग इसकी ऊंचाई जब ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग या किसी टावर ओवर से गिरा दें, बहुत ऊंचाई से 10-20 फुट ऊंचाई से गिरा दें, तो यह खराब हो जाता है। चुंबक को पीटना नहीं चाहिए, चुंबक को जलाना नहीं चाहिए। यह सब एनसीईआरटी की सभी लाइनें हैं, देखिएगा। आगे देखते हैं कि क्षण चुंबक का असमान ध्रुव, क्षण चुंबक के असमान ध्रुव के को पास पास रखने पे, जैसे क्या होता है कि जैसे रखना चाहिए, असमान ध्रुव को पास पास रखना चाहिए। जैसे जो क्षण चुंबक होते हैं उनके असमान ध्रुव को, जैसे यहाँ पे एन और यहाँ पे एस, तो यहाँ पे एन होना चाहिए। ऐसे मैं बना देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे होना चाहिए इस तरह से एन, और यहाँ पे होना चाहिए असमान ध्रुव बोला है। असमान ध्रुव को पास पास रखना चाहिए, मतलब ऐसे रखना चाहिए। असमान ध्रुव यस यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, तो इन दोनों को पास पास रखना चाहिए। देखिए, नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए ध्रुव के पास लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए।
जैसे नाल चुंबक जो होता है ऐसे यू आकार का होता है, घोड़े के पैर में लगाने का, घोड़े के पैर के नाल के जैसे होता है। तो इसको रखने के लिए इसके ध्रुव के पास क्या होना चाहिए, लोहे के टुकड़े को रखना चाहिए, जिससे यह खराब नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, चुंबक का जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट बोला जाता है, और इसका फार्मूला होता है Fe3O4। Fe3O4 इसका फार्मूला होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश और छाया एवं परिवर्तन। प्रकाश के आधार पर प्रकाश किसको बोलते हैं, तो हम लोग प्रकाश को समझेंगे। और प्रकाश क्या है, तो प्रकाश देखिए, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा लेते हैं। प्रकाश प्रकाश किसको बोलते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृश्य शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। प्रकाश के बिना हम लोग देख नहीं सकते हैं। आपके पास अगर आंखें अच्छी हों, आंखें अच्छी होने के बावजूद भी आप मतलब देख नहीं सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं है तो आप लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को दो माध्यमों में बांटा जाता है, मतलब माध्यम और कण के हिसाब से। जैसे एक होता है, प्रकाश को तरंग भी माना जाता है, और प्रकाश को तरंग, एक सेकंड, प्रकाश को तरंग मानते हैं, और एक होता है प्रकाश को कण भी माना जाता है। तो यह दोनों है। प्रकाश की तरंग जो होती है 3 लाख 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के करीब इसकी स्पीड होती है। और कण जो होता है, यह कण को भी आगे देखेंगे, ये सब पूरी तरह से लिखा गया है। प्रकाश में क्या होता है कि परावर्तन की घटनाएं होती है। परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, याद रखिएगा। परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। देखिए, मैं अभी अभी बताया हूँ कि यदि आपकी आंखें स्वस्थ हैं और प्रकाश नहीं है तो आपको कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं मुस्कुराते हुए, या और यहाँ पे एक आपकी वो है मुस्कुराती हुई, तो आप इधर देख रहे हैं इनको, और प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, तो इन्होंने अपना दांत ऐसे दिखा दिया, तो आप कहेंगे बाप रे बाप, यहाँ पे चुड़ैल कहाँ से आ गई। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक प्रकाश आ गया, तो आप कहेंगे वाह तुम हो। ओ सॉरी, मैंने आप तुमको चुड़ैल बोला। तो आप कहेंगे कि अरे यार सॉरी, वो क्या था, लाइट नहीं थी ना, ऐसे लगा कि तुम चुड़ैल हो। तो मान लीजिए कि ये हैं हमारे कोई भी, मान लीजिए रमेश भैया, और ये हैं रानी। तो रमेश भैया रानी को देख रहे हैं, रमेश भैया चिल्लाए चुड़ैल, प्रकाश नहीं था तो चुड़ैल नजर आ रही थी। और वही रमेश जब प्रकाश आ गया तो इस रानी को बोल रहे हैं वाह, क्या एकदम हेमा मालिनी की तरह लग रही हो। फिर भी तो ये चुड़ैल की चुड़ैल ही रहेंगी, इतना तो जान लीजिए। हेमा मालिनी बनने की कोशिश नहीं करेंगी। यह रमेश है, रमेश, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो कुछ ऐसा बात है, क्योंकि ये बहुत चालाक होते हैं लड़के। वहाँ से धोखा खाए होते हैं जहाँ पर लड़कियाँ सोचती हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है, और लड़के कहते हैं कि अरे ये मुस्कुरा रहा है तो मुझको लग रहा है कहीं ना कहीं धोखा जरूर करेगा। देखिए, प्रकाश के आधार पर कुछ वस्तुएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, दीप्त वस्तु और एक होती है अदीप्त वस्तु। तो दीप्त को हम लोग प्रदीप्ति भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस, और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करे उसको हम लोग दीप्त या प्रदीप्त या ल्यूमिनस बोलते हैं, और जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न न करे यानी प्रकाश न दे उसको हम लोग अदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे दीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है सूर्य, एक होता है लालटेन, याद रखिएगा, लालटेन, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। सूरज, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब दीप्त वस्तुओं के बीच में आते हैं। चंद्रमा क्या होता है कि यह अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, प्रकाश पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी किसको बोलते हैं, पारदर्शी की इंग्लिश होती है ट्रांसपेरेंट, और पारदर्शी का मतलब एक होता है कि जो जिसे आर पार देखा जा सके उसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक चित्र बना रहा हूँ, अभी थोड़ा सा सब्र रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक चित्र बना रहा हूँ, यहाँ से ऐसे मैं यहाँ से एक धुंधला वाला चित्र बनाया,
और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देखिए ये पीली वाली एक परत लगा दिया है। यहाँ पे थोड़ा-सा पीला-पीला बना दिया पट्टी। तो भी देखेंगे आप लोग इसमें, ये जो है ये थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये वाली जो पीली वाली पट्टी है, पीली वाली जो पट्टी है ये वाली, यहाँ पे यह पारदर्शी है। पारदर्शी है मतलब इससे हम लोग पूरी तरह से देख सकते हैं। मतलब पूरी तरह से देख नहीं सकते हैं, जिसके आर-पार देखा जा सकता है, इसके आर-पार देखा जा सकता है। मतलब दिख तो रहा है कि क्या है, तो इससे पता चल जाता है कि मतलब क्या है। पारदर्शी का मतलब होता है पार, आर-पार देखा जा सके, मतलब जिसके आर-पार देखा जा सके उसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। और जिसके आर-पार नहीं देखा जा सके, उसे आर-पार न देखा जा सके, उसे हम लोग अपारदर्शी बोलते हैं। इसको हम लोग ओपैक बोलते हैं, ओपैक, ओपैक बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, पारभासी एक होता है, तो जिसके आर अस्पष्ट दिखाई दे, अस्पष्ट दिखाई दे मतलब थोड़ा-थोड़ा दिखाई देता है और थोड़ा-थोड़ा नहीं दिखाई देता। जैसे उनकी नहीं बोलते हैं आप लोग, एक नाम सुने होंगे ओढ़नी, ओढ़नी। आप गए मिलने अपने सोना बाबू से, ये हैं सोना बाबू और ये डाल कर आई हैं ओढ़नी, और आप हैं इनकी ओढ़नी में ऐसे लिपटे हुए पूरी तरह से, ये ऐसे ओढ़कर ऐसे। और इनकी मम्मी मान लो कि इधर से आ रही हैं, इनकी मम्मी यहाँ पे आ रही हैं, तो आपको थोड़ा-सा दिख गया। कहेंगे कि अरे अस्पष्ट दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की मम्मी है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है। अस्पष्ट मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इनकी मम्मी है या आपकी मम्मी है। तो मम्मी तो हैं, इतना गारंटी है, लेकिन किसकी मम्मी है ये पता नहीं चल रहा है। जो नई एक जो लड़कियां पहनती हैं, आप लोग देखे होंगे ओढ़नी, मतलब जैसे होता है जो सर पर डालने वाला एक होता है, एक जैसे हल्का कपड़ा होता है, उसी को हम लोग गांव में ओढ़नी बोलते हैं। और इससे आप लोग करेक्ट मतलब कनेक्ट कर सकते हैं कि मतलब इसमें तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि हाँ मम्मी आ रही हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। देखिए सूची छिद्र कैमरा क्या होता है, ए पिन होल कैमरा। यहाँ पे देखिए सूची छिद्र कैमरा को बोलते हैं ए पिन होल कैमरा। ए पिन होल कैमरा होता है सूर्य के प्रकाश के बिना चको चौंधियाएं देखा जा सकता है। मतलब देखिए क्या होता है, ए पिन होल कैमरे में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जैसे सूर्य की रोशनी जो होती है उसको हम लोग बिना चौंधिया, जैसे आप लोग सूर्य की रोशनी को, यहाँ से सूरज है और आप यहाँ पे हैं, तो मान लीजिए और यहाँ से उन्होंने कह दिया कि आप थोड़ा सूरज की तरफ देखो यार, क्या मेरी तरफ देख रहे हो? आप ऐसे एक डायरेक्ट सूरज की तरफ देखें तो चौंधिया जाएँगे एकदम, जैसे लगेगा कि आपकी आँखों से पानी आने वाला है। तो इसी को देखने के लिए आप कहेंगे कि मुझको लाना पड़ेगा ए पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा जो होता है, तो ये पिन होल फ़ोटोग्राफ़ी वर्क में काम आता है। इसमें देखिए छोटा-सा छिद्र होता है, जिससे क्या होता है कि लाइट निकलती है और जो चमकीली वाली जो वस्तुएँ होती हैं उसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, जो बहुत प्रकाश वाली वस्तुएँ होती हैं उनको भी देखा जा सकता है ए पिन होल कैमरे से की सहायता से, याद रखिएगा। अब देखिए दर्पण क्या होता है और लेंस क्या होता है, उसमें के कुछ मतलब अलग-अलग तरीके से उनको आइडेंटिफ़ाई किया गया है। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण देखिए, दर्पण के पीछे क्या होता है, पॉलिश की जाती है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ से कि जैसे दर्पण है यह, तो दर्पण के पीछे इस तरह से पॉलिश की जाती है और यह पॉलिश होती है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी बोलते हैं। AgBr शायद होता है, मुझको इतना याद नहीं है, लेकिन इस सब चीज़ों को मैंने लिखा है, पीछे लिखा हूँ और आप लोगों के लिए ये आएगा, आप लोग देखिएगा। लेकिन एक चीज़ या और एक चीज़ कंसेप्ट अभी कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, एक चीज़ याद रखिएगा कि दर्पण जो होते हैं उनके पीछे हम लोग पॉलिश ज़रूर करते हैं, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो। अब देखिए दर्पण कई प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो देखिए
अवतल का अंदर का सिरा धंसा होगा, अवतल का बाहर का सिरा उठा होता है। उसी तरह से लेंस में होता है। लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन लेंस में क्या होता है कि इसमें कोई पॉलिश नहीं की जाती। इस तरह से इसको बोलते हैं अवतल। और एक ऐसा लेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल। याद रखिएगा कि प्रकाश का सिद्धांत जो होता है, प्रकाश यह दर्पण जो होता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और लेंस जो होता है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन दर्पण जो होता है, दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो छाया, देखिए छाया के बारे में देखते हैं। छाया जो होता है कि प्रकाश के रास्ते में जो रुकावट के कारण बनता है। जैसे कि आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ से लेकर आए सौदियाँ वाली टार्च, और आप पूरा इस तरह से जला दिए, और यहाँ पे सोना बाबू खड़ी हो गई, और यहाँ पे खड़ी हो गई रात में, और यहाँ पे आपका खेत है, प्लॉट है, यहाँ पे नीलगाय आपका पूरा मक्का खाकर खा रही है, और यहाँ से आपने जलाया टार्च, तो यहाँ पे सोना बाबू आपकी दिख गई। तो आपने देखा कि यहाँ से इसकी छाया बहुत बड़ी बन रही है, पूरा इस तरह से बड़ी बन रही है, पूरा खेत दिख नहीं रहा है। तो कहेंगे कि हडबे चुड़ैल, सामने से तुम्हारी छाया की वजह से हमारा खेत नहीं दिख रहा है। और पूरा क्या होता है कि नील गाय जो होती है, और जो भी जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, आपके जो मक्के की खेती को नष्ट कर दे रहे हैं। तो मतलब ये जो होता है, सोना बाबू हर एक जगह रास्ते में अड़चन ही डालती हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी तरह से सोना बाबू आती हैं, और एक मुस्कुराहट के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम कर देती हैं। देखिए, प्रकाश सीधे रास्ते में चलता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि मतलब देखिए, प्रकाश ये यहाँ से दर्पण का तो खेल ख़त्म है, यहाँ से दर्पण और लेंस का खेल ख़त्म है। लेकिन हम लोग यहाँ से प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाश क्या है कि प्रकाश सीधे रास्ते में चलता है। प्रकाश कभी ऐसे-ऐसे नहीं चल सकता है, ऐसे घूम नहीं सकता है। प्रकाश जब भी चलेगा तो वह सीधे रास्ते में एकदम मस्त, एकदम कहेगा मेरे को कोई रोक सकता है। आपुन झुकेगा नहीं, समझ गए होंगे, आपुन झुकेगा नहीं मतलब मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मतलब जब भी चलूँगा तो सीधा ही चलूँगा, चाहे कुछ भी आ जाए रास्ते में। तो प्रकाश से एक मोटिवेशनल बातें सीखने की है, मतलब ये अपने आप को बहुत अकड़ के चलता है। अगर बीच में सोना बाबू आएँगे तो परछाया बन जाती है, इसको हम लोग छाया बोलते हैं। तो यही चीज़ होता है, बहुत नॉर्मल है, इसको पढ़ेंगे तो। अब देखते हैं अगला चीज़। आज मैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा, और जो भी लोग आप लोग पढ़े होंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को एक पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब कक्षा 6 की एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत आसान है। आसानी से पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो एक काम मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा तथा परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा मतलब जो भी चीज़ें आपके घर में चलती हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, सब विद्युत के ही वजह से चलती है। विद्युत की जो खोज थी किसने की थी? तो थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था। अब देखते हैं विद्युत सेल क्या होता है? सेल जो होता है, कई सेल जो होता है इस एक तरह का, मतलब यह एक रसायन से बना हुआ है, एक ऐसा युक्ति होती है जिसमें एक ग्रेफाइट की छड़ जुड़ी होती है, और इसके आजू-बाजू केमिकल भरा होता है। तो ये सब होते हैं, आप लोग देखे होंगे सेल वगैरह को। सेल एक मतलब एक विद्युत यंत्र को संचालित करने वाला मतलब युक्ति होती है, मतलब मशीन होती है, या उसको बोल सकते हैं कि एक ऐसी मतलब बैटरी जैसा होता है। तो और देखिए, सेल जो होते हैं यह बहुत हल्के होते हैं। 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरह से करके आते हैं। बहुत हल्के होते हैं। आप लोग देखे होंगे सेल कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, जब आप लोग छोटे थे, तो ऐसी ही बैटरियाँ लगाकर हम लोग वो सुनते थे, क्या बोलते हैं, रेडियो। रेडियो में यही सब बैटरियाँ लगती थी। आगे देखते हैं कि कई सेलों के समूह को हम लोग बैटरी बोलते हैं, और सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। देखिए, इसमें केमिकल भरा होता है। जो केमिकल होता है, कार्बन होता है, ग्रेफाइट होता है, अन्य-अन्य केमिकल होते हैं। देखिए, सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को हम लोग बस एक बार यूज कर सकते हैं, द्वितीयक सेल को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं।
और बैटरी को तो हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। बस आप लोग देखिए सेल में 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे मेटल कैप होता है जो एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, और एक मेटल डिस्क होता है या एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, और यह एक इलेक्ट्रिक सेल है, और इसके अंदर जो होता है इस तरह से एक रॉड होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है। आगे देखेंगे कि बल्ब, देखिए बल्ब से संबंधित कुछ होते हैं। बल्ब में जो होता है एक फिलामेंट होता है, और फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब की खोज किसने की थी, इस बात को आप लोग, बल्ब की खोज किसने की थी इसको आप लोग जरूर बताइएगा, और टंगस्टन का गलनांक बताइएगा। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। आगे देखते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ उसको कहते हैं जिस रास्ते से आप लोग जाते हैं, कहते हैं ना कि मोदी जी का पथ, मोदी जी का पथ है, योगी जी का पथ है। तो यह जो पथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से रास्ता। याद रखिएगा कि जो रास्ता होता है उसको हम लोग पथ बोलते हैं। विद्युत का पथ कैसा होता है, तो विद्युत का पथ विद्युत धारा की दिशा। देखिए विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर इधर चलेगा, इस रास्ते से चलेगा, तो विद्युत धारा इधर से चलेगी, इस रास्ते से चलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे विद्युत धारा का तीर बनाया गया है, ये सब तीर इधर चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन जायज़ सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा इस रास्ते से इधर को चलेगा, इस रास्ते से इधर को चलेगा। याद रखिएगा विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, याद रखिएगा। और विद्युत धारा जो होती है एक सर्किट तभी पूरा हो सकता है, एक बल्ब तभी जल सकता है जब वो बंद सर्किट हो। खुले सर्किट से कुछ होने वाला नहीं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से बैटरी के माइनस टर्मिनल और बैटरी के प्लस टर्मिनल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो ये बल्ब जलेगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यह विद्युत क्या होता है, हमेशा हाई वोल्टेज से हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ चलती है, और इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में चलती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और विद्युत धारा जो होती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है। जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस चार्ज होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो यह बैटरी के माइनस सेल की तरफ तो नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा समझा देने का काम करता हूँ। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें इस बैटरी में इलेक्ट्रॉन है तो यह इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल करता है। रिपेल का मतलब होता है कि माइनस माइनस जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर दूर तक फैलाने का, भागने का काम करें। जैसे क्या होता है ना कि ये कई कास्ट के जो लोग होते हैं उनको अपनी ही बिरादरी के लोग, अपने ही कास्ट के लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं, कहते हैं अरे यार इन सबसे दूरियां बना कर रखें तो ठीक है। सब मिला जुला के बोलते हैं कि जैसे अपने ही भाई अपने ही बहन को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जैसे दूसरों के भाई बहनों से ज़्यादा रिश्ता रखने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी अपने ही जैसे परिवार के तत्वों, मतलब भाई बंधुओं से वह दूरी बनाता है। और क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन माइनस टर्मिनल की तरफ नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो यह प्लस टर्मिनल की तरफ जाएगा। और उसी से मैं आप लोगों को पता कर लेना चाहिए कि जो विद्युत धारा होगी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर आएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव ही जाएगी, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि जल जल से संबंधित कुछ सवाल होते हैं कि जल क्या करता है। जल हमारे शरीर में 65% के करीब होता है, और जल जो होता है पृथ्वी के चारों ओर 2/3 भाग से घिरा है। जल से पृथ्वी का जो चारों ओर का पृथ्वी है, तो यहाँ इसका 2/3 भाग, मतलब 1/3 इस तरह से, फिर 2/3 इस तरह से बांट दिया जाए। पृथ्वी को 3 हिस्से में बांटा जाए तो 1/3 हिस्सा ही मतलब जमीन है, और उसके बाद पूरी तरह से यह पानी से घिरी हुई है। समुद्री जल जो होता है खारा होता है, इसलिए यह उपयोग नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, एस टी कोलारिज की बुक होती है, एक है राइमा ऑफ दी एनशिएंट मिरर
में लिखा है राइमा ऑफ द एंशिएंट मिरर। इस बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा कि एसटी कोलारीज की बुक है, और यह बुक का नाम है राइमा ऑफ द एंशिएंट मिरर मेरिनर में थोड़ा सा मतलब जैसे स्किन पर आंखें दर्द कर रही हैं, तो मतलब ये मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, सॉरी। मेरिनर लिखा है, मेरिनर में लिखा है कि यह एक बहुत बहुत बढ़िया मतलब एक स्लोगन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि हर घर जल ही जल है, पीने को कोई बूंद नहीं। अगर पूछ दिया, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा दोस्तों। ये पूछ दिया कि हर घर जल ही जल, पीने को कोई बूंद नहीं, यह किस वैज्ञानिक की कौन सी बुक में लिखा गया है? तो यह एसटी कोलारीज नाम के वैज्ञानिक हैं। इनकी बुक का नाम है राइमा ऑफ द एंशिएंट मेरिनर में इस चीज़ को लिखा गया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग जैसे पीसीएस और आईएसपीसीएस की जो तैयारी लोग करते हैं, यूपीएससी बोला जाता है, यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं, अगर रिवीजन की वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। आगे देखते हैं कि महासागर का जल उपयोगी नहीं है, पर जल की आपूर्ति करता है। मतलब देखिए, महासागरों का जो जल होता है, जैसे जो महासागर होते हैं, महासागर 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 के जो जल होते हैं, उनका जल उपयोगी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा जल वाष्प बनती है और यह ऊपर जाकर पानी से वर्षा कराकर फिर से मतलब धरती की तरफ भी भेजता है कुछ जल। महासागर से जल नदी तालाब नदी में कैसे आया है, यह तो इसका मतलब एक जल चक्र चलता है, जल साइकिल चलती है जल की, तो उसके द्वारा चलता है। एक कक्षा 6 की है, मतलब कक्षा 7 8 9 10 पूरा पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाएंगी, मतलब पता चल जाएगा कि जल चक्र क्या होता है, कैसे महासागरों से पानी नदी में आता है, तालाब में आता है, सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, तो इसमें बहुत आधारभूत संरचनाएं ही होंगी, और इसमें मुझको लगता है कि आप लोग देखेंगे तो अभी एक आधारभूत संरचना है, बहुत सरल लगेगा, लेकिन इससे सवाल आते हैं। जल कैसे विलुप्त होता है? वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल वाष्प में बदल जाता है। जैसे क्या होता है कि आपके गांव में एक तालाब है, वहां से जल गायब हो जाता है धीरे धीरे, तो कैसे होता है? यह वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको। और यह जल मतलब यह जल वाष्प में बदल जाती है, वाष्प में बदल कर उड़ जाती है, ऊपर चली जाती है, तो यह ऐसे ही जल खत्म हो जाता है। अब देखते हैं एक और चीज़ को हम लोग, ठोस जैसे ठोस को होता है, ठोस से हम लोग ठोस से हम लोग द्रव प्राप्त कर सकते हैं, और द्रव से गैस को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ठोस का जब हम लोग तापमान को बढ़ा देंगे, तो वह क्या होगा कि द्रव में बदल जाएगा, और द्रव के तापमान को बढ़ाएंगे तो वह गैस में बदल जाएगा, और गैस के तापमान को जब घटाएंगे तो वह द्रव में बदल जाएगा, और जब फिर द्रव के तापमान को घटाएंगे तो क्या होगा, वह ठोस में बदल जाएगा। तो गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं संघनन, और द्रव से गैस के बनने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पन, और यही क्रिया होती है कि तालाब में पानी खत्म हो जाता है। पौधों द्वारा जल की क्षति कैसे होती है? तो पौधों द्वारा जल की क्षति होती है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पत्तियों में एक रंध्र पाया जाता है, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। 1 किलो, देखिए एक और फैक्ट वाली चीज़ है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में इतना मस्त मस्त चीज़ें लिख कर दिया है कि 1 किलो गेहूँ देने वाले जो पौधे होते हैं, वो 500 लीटर पानी की खपत करके वाष्पीकरण कर देते हैं। मतलब 500 लीटर पानी का वाष्पीकरण करते हैं तो 1 केजी गेहूँ पैदा होता है। सोचिए, हम लोग पूरे खेत में पानी चलाते रहते हैं, सोचते हैं कि कहाँ जाता है पानी यार, तो ये सब वाष्पीकरण करते हैं। ये सब पौधे जो होते हैं, गेहूं के पौधे जो होते हैं, अगर आपके 500 लीटर पानी को खत्म कर देते हैं, 1 किलो गेहूं पैदा होने के लिए 500 लीटर गेहूं मतलब 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक मतलब जो भी पौधे होते हैं, कई पौधे से मिलकर 1 किलो गेहूं बनता है। तो कई पौधे इस तरह से होते हैं खेत में, कई पौधे होते हैं छोटे 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 छोटे। तो ये मान लीजिए कि एक क्यारी है,
एक क्यारी में छोटे-छोटे पौधे हैं और उसमें से 1 किलो गेहूँ पैदा हो रहा है, तो वो लगभग 500 लीटर पानी की खपत कर जाएँगे। ये बहुत आम भाषा है। देखिए, बादल कैसे बनता है? इसको देखेंगे, बादल बनता है संघनन की क्रिया द्वारा। और वहाँ पे देखेंगे कि यह गिलास वाला पानी, मतलब सवाल बहुत पूछता है कि गिलास की बाहरी सतह पर बूंद जो होती है आ जाती है पानी की, वह कैसे आती है? जैसे जब हम लोग इस गिलास में पानी है, इस गिलास में हम लोग बर्फ के टुकड़े रख देते हैं, बर्फ के टुकड़े इस तरह से रख दिए देते हैं, तो इस गिलास के बाहर बाहर तरफ इस तरह से छोटे छोटे बूंद आ जाती है। तो यह कहाँ से आती है? इस पर तो हम लोग साफ करके पूरा रुमाल से पोंछ कर भी रखेंगे, तो अगर बर्फ का टुकड़ा गिलास के अंदर है तो यह इसके बाहर बूंद आ जाती है। कैसे आती है? क्या होता है कि इसके पास वायु होती है, आसपास वायु होती है जो गिलास के आसपास होती है, और इस वायु में पानी होता है। इस वायु में क्या होता है? पानी होता है, और यही पानी संघनन होकर बूंद का रूप ले लेता है। तो हम लोग समझते हैं कि यह बूंद का रूप, बूंद कहाँ से आ गई? तो गिलास फट गई है या छेद हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यह पानी, बाहर वाला पानी इस पर जम जाता है, इसके सतह पर। तो इससे हम लोग इसी प्रक्रिया द्वारा ही बादल बनता है, याद रखिएगा। और देखिए, यहाँ से मैं बादल बनने की प्रक्रिया को थोड़ा-सा छोटा करके समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरा मुझको लग रहा है कि दिख रहा है पूरा। यहाँ से क्या होता है कि यह समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है और समुद्र से पानी इस तरह से जाता है ऊपर। फिर ऊँचाई ऊँचाई अगर बढ़ेगी तो ऊँचाई बढ़ने से क्या होता है कि तापमान की कमी होती है। तापमान की जब कमी होती है तो तापमान की कमी होने से जो भी वाष्प के साथ जल गया रहेगा, तो जब तापमान कम होगा तो यह बादलों में जम जाता है और बादलों में जमकर संघनित होकर बूंदों का रूप ले लेता है। और यही चीज़ फिर जब ज़्यादा हो जाती है तो यह भार अधिक होने के कारण यह पानी बरसात के रूप में, बरसात और ओला के रूप में गिरने लगता है और पुनः फिर महासागरों में चला जाता है, नदियों तालाबों से होता हुआ। तो देखिए, वर्षा जल का संग्रहण कैसे करते हैं? वर्षा जल का संग्रहण क्या होता है कि वर्षा जल का संग्रहण जो होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे बादल का पानी बरसा यहाँ से और छत पर आया, छत के बाद हमने पाइप लगाकर एक नाली में इकट्ठा किया, इस नाली को हम लोग फिर एक और नाली से जोड़ दिए, और यही होता है, मतलब एक तरीके से, मतलब इसको स्टोर करना है, इसको ज़्यादा दूर तक बहने न देना ही हम लोग का जल संग्रहण कहलाता है। और जल संग्रहण करने से एक चीज़ होता है कि जो भी भूजल स्तर होता है वह नीचे नहीं जा सकता है। याद रखिएगा कि वायु भी स्थान घेरती है, यह चीज़ें सब याद रखिएगा कि वायु भी स्थान घेरती है। वायु रंगहीन होती है, पारदर्शी होती है। वायु ये कुछ किलोमीटर ऊंचाई पर की ऊंचाई, जो ऊंची परत को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। और पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ हीलियम को भी लेकर जाते हैं। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन गैस के साथ नाइट्रोजन को भी यूज में लाया जाता है, लेकिन यह समुद्र में यूज होता है। वायु मिश्रण जो होता है, वायु में कौन-कौन चीज़ें मिश्रित होती हैं, तो जल वाष्प होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और देखिए, जल वाष्प क्या होता है कि जल वाष्प कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे के वाष्पीकरण द्वारा, और पौधों और वाष्पीकरण द्वारा दोनों चीज़ से जल वाष्प प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परीक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं? मोमबत्ती परीक्षण से हम लोग ऑक्सीजन का परीक्षण कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो होता है जलने में सहायक होता है, और नाइट्रोजन जो होता है जलने से रोकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है पूरी तरह से आग को बुझाने में सक्षम होती है। यहाँ पर देखेंगे कि जो भी, मतलब क्रम होता है, जो भी मतलब कितना कितना गैसें पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन गैस पूरे वायुमंडल में 78% होती है, और ऑक्सीजन 20.9% यानी 21% के लगभग पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है 0.03% के करीब होती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम लोग सांस लेते हैं तो 4% छोड़ देते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि जल वाष्प होता है, फिर आर्गन गैस होती है। और आर्गन गैस जो होती है एकमात्र अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है। और रेडान वोडान सब गैसें होती हैं, मतलब अक्रिय गैस जो होती है यही एकमात्र वायुमंडल में पाई जाती है। और अन्य गैसें जो होती हैं, आर्गन गैस जो होती है 0.093% के करीब होती है। आगे देखेंगे कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो बुलबुला बनता है, और यह बुलबुला किस गैस का होता है? तो ऑक्सीजन गैस का होता है। देखिए, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं,
और ये बुलबुले किस गैस के होते हैं? तो ऑक्सीजन गैस के होते हैं। और इस जल में रहने वाले जीव को हम लोग जीव ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन में मृदा में भी पाई जाती है। जैसे जल में रहने वाले भी जीव जो होते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, मतलब इस लाइन का मतलब यही है। ऑक्सीजन जो होती है मृदा में भी पाई जाती है, मिट्टी में भी पाई जाती है। जैसे मेढक कैसे ज़िंदा होता है? जो ज़मीन के अंदर मेढक पाया जाता है लगभग 2-3 महीने छुपा रहता है ज़मीन के अंदर, तो कैसे होता है? ज़मीन के अंदर मेढक जो छुपा होता है, वो वहाँ पर भी तो ऑक्सीजन होती है, नहीं तो अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो मृदा के अंदर छुप नहीं पाता और वह मर जाता। आगे देखते हैं वायुमंडल मंडल जो होता है ऑक्सीजन में ऑक्सीजन क्यों समाप्त नहीं होती है? तो यह क्योंकि पौधे लगातार पौधों लगातार जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। और हाइड्रोजन क्या होता है? जलाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जलने में सहायता करता है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं कचरा संग्रहण से संबंधित होता है। कचरा संग्रहण से संबंधित जो भराव क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, एक लैंडफिल जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर कचरा फेंके जाते हैं उसको हम लोग भराव क्षेत्र बोलते हैं। कंपोस्ट किसको बोलते हैं? ऐसे पदार्थ जो आसानी से सड़ जाते हैं उसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। नीला रंग जो होता है, नीले रंग का जो डब्बा होता है, इस तरह से जो भी कचरा फेंकने वाला जो डब्बा होता है नीला रंग का होता है, उसको उसमें कौन सी चीज़ डालनी चाहिए? तो जिसका अपघटन आसानी से न हो, जैसे प्लास्टिक और बैटरी। और हरा रंग में कौन-सी चीज़ों को डालना चाहिए जो आसानी से गले, जैसे हरी सब्जी के छिलके और इत्यादि, इत्यादि। वर्मी कंपोस्ट किसको बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को हम लोग बोलते हैं मतलब जो भी जो जो कंपोस्ट लाल केंचुए से प्राप्त होती है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। और केंचुआ को हम लोग किसानों का मित्र बोलते हैं। याद रखिएगा कि किसानों का मित्र बोला जाता है। और केंचुआ, ये जो लाल केंचुआ होता है, इसके दांत नहीं होते हैं और इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसको हम लोग गिजर्ड बोलते हैं। गिजर्ड नाम की एक संरचना होती है जो भी कंपोस्ट बनाने में सहायता करती है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब साइंस की बातें समझ में आई होंगी। अब वो नहीं भी समझ में आई होंगी तो मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए यह सब जो भी चीज़ें हैं, यह हर एक चीज़ आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए। तो एक काम करिएगा कि सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और दोस्तों को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कक्षा 6 से कल। आज ये तो मतलब कक्षा 6 का, ये कक्षा 6 का पूरी तरह से द एंड हो गया, मतलब इस रिवीजन वाली वीडियो को फाइनल कर दिया हूँ। कक्षा 6-7 का एनसीईआरटी का कल हम लोग रिवीजन करेंगे और देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक काम मेरा कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।